Hello friends, this is Dimple Titra and you are welcome in new episode of स्वीकृति। तो चलिए आइए आज के एपिसोड की तरफ चलते हैं। स्वीकृति, कहानी आत्मग्लानि की, पार्ट 23। क्या बात है भाई, आज इधर का रास्ता कैसे भूल गया? मैंने गाड़ी की चाबियां टेबल पर रखी और रॉबिन के सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। बताऊंगा, मगर चल तेरे कमरे में ही चलकर बैठे। उसने एक झिझकती नजर से मेरी माँ को देखा, जैसे बिना कहे उनकी सहमति जानना चाह रहा हो। माँ ने बिना किसी देरी के बात को समझा और फौरन कहा, अरे हाँ, क्यों नहीं बेटा, जाओ तुम विकी के कमरे में बैठो, मैं चाय वहीं लेकर आती हूँ। कमरे में पहुंचकर मैं अपने पलंग पर पैर रखकर लेट गया, जबकि रॉबिन वहीं पास रखी कुर्सी पर आकर बैठ गया। ऐसा नहीं था कि मुझे रॉबिन के आने से कोई खासी खुशी हुई हो। उसकी उस हरकत को मैं तब तक भी भूला नहीं था, मगर हमारे बीच जो कुछ भी हुआ हो, आज उसको नज़रअंदाज करना जरूरी था, क्योंकि उस दिन रॉबिन खुद मेरे घर चलकर आया था। तो मेरे पास उससे आगे होकर बातचीत करने के अलावा कोई चारा नहीं था। और भाई, आज बिना कोई खैर खबर के अचानक कैसे? मैंने जबरदस्ती होठों को एक मुस्कुराहट में खींचते हुए कहा। बस कुछ नहीं यार, देख, हम दोनों की एक दूसरे की तरफ उठती ये झिझकती निगाहें वो सब बयान कर रही हैं, जिस कारण हमारी दोस्ती सुस्त पड़ गई थी। तो मैं बात वहीं से शुरू करूंगा जहां खत्म हुई थी। इसलिए दिल से कहता हूं कि मैं अपनी उस दिन की हरकत पर काफी शर्मिंदा हूं। आई एम सो सॉरी। मैंने बाद में कई दफा तुझसे बात करने का सोचा था, पर हिम्मत नहीं जुटा पाया। वो बड़े दयनीय चेहरे के साथ बोला। अच्छा, तो आज कैसे हिम्मत आ गई? मैंने मुस्कुराते हुए ताना कसते हुए कहा। मैंने ताना भले ही दिया था, मगर जब उसने अपनी गलती का एहसास कर मुझसे माफी मांगी तो फौरन ही मेरा सारा गुस्सा शांत हो गया। आज मुझे एक कार्ड यहाँ खींच लाया। उसने अपने बैग में से एक सुनहरे रंग के कागज के कार्ड को निकालते हुए कहा। कार्ड? उस कार्ड को देखकर मैं भी फौरन बिस्तर पर ही उठकर अलती पलती मारकर बैठ गया। मेरी शादी का कार्ड। सिमरन के घर वाले मुश्किल से ही सही पर राजी हो गए। वो मुस्कुराते हुए बोला, चल, ये तो बड़ी खुशी की बात है। मेरे चेहरे पर भी असल मुस्कान उभर आई। मुझे उसकी शादी की खबर सुनकर वाकई बहुत खुशी हुई, क्योंकि उसकी शादी यूं सबकी रजामंदी से होना काफी बड़ी बात थी। अब बस विकी, तू सब गिले शिकवे भुलाकर पुराने यार की तरह शादी में जरूर शामिल हो जाइयो। उसकी ये बात सुनकर मैंने उठकर उसे गले लगाया और कहा, तू फिक्र ना कर, मैं तेरी सारी तैयारी खुद देखूंगा। तू बस बेफिक्र होकर शादी का आनंद उठाना। थैंक्स यार। शादी चर्च में होगी? नहीं यार, वो लोग राजी हो गए, यही काफी था। तो दिन में गुरुद्वारे में शादी होगी, वहां बस परिवार के लोग ही होंगे। फिर शाम को उनके तरीके की ही पार्टी है। मैंने भी ज्यादा कुछ नहीं कहा। मम्मी भी यही कह रही है कि सिमरन हमेशा के लिए घर आ जाएगी, बस यही काफी है। सही बात है, शादी हो रही है, यही बड़ी बात है। वैसे शादी है कब? पूरे 25 दिन बाद। इतने में माँ चाय लेकर कमरे के अंदर दाखिल हो गई। बेटा, मुझे भी बड़ी खुशी हुई तेरी शादी की खबर सुनकर। चल, तेरी माँ को बुढ़ापे में कोई साथ मिल जाएगा। बेचारी पूरा दिन घर पर अकेली रहती है। मैं भी अब जल्दी ही अंजलि के परिवार वालों से मिलकर इन दोनों की शादी का तय करती हूँ। माँ ने इतना कहा और चाय की ट्रे पलंग पर रखकर एक तरफ खड़ी हो गई। आंटी, आप अंजलि को जानती हो? रॉबिन बड़ी हैरानी से मेरी तरफ देखता हुआ बोला। हाँ, मिली हूं मैं उससे कई बार। बहुत ही प्यारी बच्ची है, मुझे तो वो देखते ही पसंद आ गई थी। इतना कहकर माँ पलंग के किनारे पर बैठ गई। अच्छी बात है आंटी, एक बार फिर कह रहा हूँ कि आप सब लोगों को जरूर आना है। रॉबिन कार्ड मेरी माँ के हाथ में थमाता हुआ बोला। तारीख क्या बताई? माँ ने कार्ड को अलट पलट करके देखा। अगले महीने की 12 तारीख। 12? मेरी माँ फटी हुई आंखों और हैरान चेहरे के साथ चौंक कर बोली। हाँ, क्यों? क्या हुआ आंटी? रॉबिन ने असमंजस जताकर कहा। अरे विकी, दिवाकर की शादी भी तो 12 की ही निकली है। माँ ने पलटकर मेरी ओर चेहरा सिकोड़ कर कहा। ओहो, मैं हंसकर बोला।
लो जी, हो गई मुसीबत। आंटी, कौन दिवाकर? रॉबिन बोला। बेटा, दिवाकर मेरे बीच वाले भाई का बेटा है। पर तू फिक्र न कर, कोई मुसीबत नहीं हुई। हम तो नहीं आ पाएंगे क्योंकि हमें हर हाल में दिवाकर की शादी में जाना होगा, मगर विकी तेरी शादी पर जरूर पहुंच जाएगा। माँ ने तुरंत समस्या का समाधान कर दिया। चलो कोई नहीं, आप लोगों को जैसा ठीक लगे, रॉबिन ने कहा। जिसके बाद माँ कमरे से उठकर चली गई। उस समय मैं और रॉबिन चाय की सुड़कियां ले रहे थे। वैसे ये अंजलि की कहानी यहाँ तक आ गई? रॉबिन ने झिझकते लहजे में कहा। हाँ यार, मैं मुस्कुरा उठा। वाकई तू उस रिश्ते में इतना गंभीर हो गया है कि सच में शादी करेगा? हाँ यार, मेरे जैसे परिंदे को अंजलि के ठहराव वाले विचार ही संभाल सकते हैं। चल, अगर तू वाकई रिश्ता ईमानदारी से निभा रहा है तो बहुत अच्छी बात है। इसी बीच रॉबिन अपनी चाय खत्म कर चुका था, सो अगले पल उसने चाय का खाली कप आगे झुककर ट्रे में रख दिया और खड़ा होते हुए बोला, अच्छा विकी, अब मैं निकलता हूँ, 8 बजने वाले हैं, माँ भी इंतजार कर रही होगी। जिसके साथ रॉबिन ने एक बार फिर मुझसे हाथ मिलाया और अपने घर के लिए निकल गया। उसके 2-3 रोज बाद मैं अंजलि से मिला। अंजलि, अब मेरे घर वाले तो रॉबिन की शादी में आ नहीं रहे, तो तुम ही चलो मेरे साथ। मैंने गाड़ी में बैठे हुए उसका हाथ पकड़कर कहा। ना बाबा ना, मेरी कॉलोनी की ही शादी है तो मेरी जान पहचान का कोई ना कोई तो मिलेगा ही वहां। मेरा ऐसा जोखिम उठाने का कोई मन नहीं है, वो साफ नकारती हुई बोली। ठीक है, मैंने मरे मन से कहा। धीरे धीरे रॉबिन की शादी नजदीक आने लगी। अब मैं रॉबिन के कामों में थोड़ा व्यस्त सा हो गया, जिस वजह से अंजलि से मुलाकात काफी कम हो पा रही थी। फिर शादी से करीब हफ्ता भर पहले, हेलो विकी, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, अंजलि फोन पर बोली। हाँ बोलो, क्या बात है? विकी, मेरे जयपुर वाले मामा जी की तबीयत काफी खराब हो रही है। तो ये कि मुझे उनके यहाँ हफ्ते 10 दिन के लिए जाना होगा। वहाँ मामी जी बिल्कुल अकेली हैं। तुम्हें तो पता है कि उनकी कोई औलाद भी नहीं, तो मेरे मम्मी पापा का कहना है कि कुछ दिन के लिए मैं ही जाकर उनकी देखभाल करूं। ओ अंजलि, तुम चली जाओगी तो मैं बोर हो जाऊंगा, मैंने बड़े बेचारेपन से कहा। कोई बोर नहीं होने वाले तुम, क्योंकि आजकल तो वैसे भी तुम्हारे पास मेरे लिए वक्त नहीं है, वो ताना मारती हुई बोली। अंजलि, इस तरह तो ना कहो। तुम्हें पता है मैं आजकल रॉबिन की शादी की वजह से थोड़ा ज्यादा व्यस्त हो गया हूँ। अब जब शादी हफ्ते भर में निपट जाएगी, तब उसके बाद तुम जब कहोगी तब मैं हाजिर हो जाऊंगा। ठीक है, मैं मजाक कर रही थी। तुम बेफिक्र होकर शादी मनाओ, तब तक मैं भी लौट आऊंगी। कब जा रही हो? कल सुबह की ट्रेन से निकल जाऊंगी। एक बार मिलोगी भी नहीं? नहीं विकी, अब कहाँ मिलना हो पाएगा। फिलहाल रात के 8:30 बज रहे हैं और सुबह मुझे निकलना है। कोई बात नहीं, मैं तुमसे आकर मिलती हूँ। चलो ठीक है, अपना ख्याल रखना। ये कहकर मैंने फोन रख दिया। उस बीते हफ्ते में अंजलि और मेरी फोन पर बहुत कम बात हो पाई थी। मुश्किल से 1 या 2 बार वो वहां अपने मामा जी के घर जाकर व्यस्त हो गई और मैं यहाँ शादी में। 12 नवंबर को रॉबिन की शादी का दिन भी आ गया। उस दिन मैं नीले रंग के कोट पैंट के साथ काले रंग के हल्की एड़ी वाले जूते पहन हॉल में पहुंचा। हॉल में पहुंचते ही मेरी नजर एक बैंगनी साड़ी वाली लंबी सी लड़की पर पड़ी, जो बैकलेस ब्लाउज के साथ पीछे से ही कातिलाना लग रही थी। जब भी वो लड़की बात करते हुए हिलती डुलती तो उसकी साड़ी भी अलग अलग जगह से झिलमिलाती। अपने काफी मॉडर्न लुक की वजह से वो पीछे से ही भीड़ में सबसे अलग दिख रही थी। जब मैंने सामने से उसे देखा तो इत्तेफाक से वो शालिनी थी। बिल्कुल सुर्ख लाल रंग की लिपस्टिक और खूबसूरत आई मेकअप की वजह से आज वो गजब की हॉट लग रही थी। उसके घुंघराले बालों ने उसके बाएं कंधे को अच्छी तरह से अपने में छुपा रखा था। वैसे मेरे हिसाब से उसके घुंघराले बाल उसको हमेशा और ज्यादा खूबसूरत बना देते थे। वो 2-3 लड़कियों में खड़ी बातें कर रही थी। मैंने चोर निगाहों से उसे देख लिया था, पर मैं खुद उससे नजरें नहीं मिलाना चाह रहा था। जैसे ही उसने निगाह मेरी तरफ की, मैंने फौरन नजर हटा ली और उसकी तरफ पीठ करके खड़ा हो गया। मुझे देख वो खुद मेरी तरफ चली आई। हेलो विकी, उसने पीछे से मेरे कंधे पर हल्का सा थपथपाया। अरे शालिनी, मैंने ऐसे व्यक्त किया जैसे मैंने उसे अभी देखा हो, पर वो मेरी चोरी पकड़ चुकी थी।
छोड़ो विकी, अगर नज़रअंदाज ही करना है तो मैं चली जाती हूँ। तुम देखकर भी अनदेखा करना चाहते हो तो तुम्हारी मर्जी। और यह कहकर वो जाने के लिए मुड़ गई। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मैंने तुम्हें देखा बेशक होगा, पर मैं पहचान नहीं पाया। मैंने बात को टालने की कोशिश की। वैसे तुम यहाँ कैसे? मेरे पड़ोस में मेरी एक दोस्त है, उसकी ही कोई रिश्तेदारी है दुल्हन से, तो वो ही मुझे जबरदस्ती ले आई है। उसने अपने बालों में बायां हाथ फिराते हुए कहा। और तुम? दूल्हा यानी रॉबिन मेरा बचपन का दोस्त है। अच्छा, अंजलि नहीं दिख रही? नहीं, वो नहीं आई। उसे क्यों नहीं लाए? तुम्हें नहीं पता, वो आजकल यहाँ नहीं है, अपने मामा जी के यहाँ जयपुर गई हुई है। मैंने दोनों हाथ अपनी पैंट की जेब में डालते हुए कहा। तभी अचानक मुझे किसी ने आवाज मारी और मैं वहां से चला आया। जयमाला के वक्त भी शालिनी मुझे अपने पास ही खड़ी हुई दिखाई दी, जो बड़े प्यार से दूल्हा दुल्हन को देखकर ताली बजा रही थी। तुम तो बार बार टकरा रहे हो, उसने मेरे कान में पीछे से फुसफुसाते हुए कहा। मैंने उसकी बात का कोई खास जवाब नहीं दिया, बस हल्का सा मुस्कुराकर वहां से खिसक गया। उन 2-3 घंटों में शालिनी और मैं कई बार टकराए। हर बार शालिनी कुछ न कुछ रुचिपूर्ण बात बोलकर चली जाती। उसके इस अंदाज से मेरा भी मन हुआ कि मैं उसकी हर बात का भरपूर जवाब देता, पर अपने आप को उससे दूर रखने की कोशिश में मैं ऐसा ना कर सका। रात करीब 2:30 बजे मैं घर पहुंचा। जैसा कि सब लोग दिवाकर की शादी में रुके हुए थे, तो उस रात घर पर कोई नहीं था। जब से मैं कनाडा से वापस आया था तो ये पहली बार था कि रात को मैं घर में बिल्कुल अकेला था। बिस्तर पर लेटे लेटे मेरी आंखों के सामने उस बीती शाम की एक एक बात फिल्म की तरह घूम रही थी, जिसमें बार बार मुझे शालिनी अलग अलग अदाओं के साथ दिख रही थी। उस पल मेरे मन में उससे बात करने की बड़ी तीव्र इच्छा हुई। रात की खामोशी में मुझ पर उस शाम का कोई सुरूर सा चढ़ा हुआ था। मैंने न सोचा न समझा और अपना फोन उठाकर शालिनी का नंबर लगा दिया। हेलो विक्की, शालिनी फुसफुसाती हुई आवाज में बोली। हाँ, तुमने सोचा नहीं होगा कि मैं तुम्हें कभी दोबारा फोन भी करूंगा। मैंने इस बारे में कभी कुछ सोचा ही नहीं, उसने दबी हुई आवाज में जवाब दिया। मैंने इस वक्त फोन किया, बुरा तो नहीं लगा? नहीं, सच बोलूं तो मुझे बहुत खुशी हुई। अच्छा, पर वो क्यों? विकी, इस रात की खामोशी में मैं नाटक नहीं कर सकती, इसलिए जो दिल में है वही कहूंगी। और दिल में क्या है? तुम। झूठ। मैं ही क्यों, जबकि मैं और अंजलि एक साथ हैं, ये बात तुम जानती हो। ये बात जानती हूँ, तभी तो चुप हूँ और दूरी बना रखी है, मगर तुम यूं बार बार टकराओगे तो ठीक नहीं होगा। शालिनी, सही और गलत मुझे नहीं पता, पर अपने दिल की कहूँ तो इस वक्त तुमसे बात करे बिना रहा नहीं गया, सो इतनी रात को फोन कर दिया। कोई बात नहीं, वैसे आज तुम गजब की खूबसूरत लग रही थी। अच्छा, तुम्हें लगी बस यही काफी है, वो दबी हुई हंसी में बोली। शालिनी, तुम और अंजलि बिल्कुल अलग हो। वो कैसे? तुम्हें देखता हूं तो लगता है कि किसी आज के जमाने की लड़की से बात कर रहा हूं, जबकि अंजलि को देखकर ऐसा लगता है जैसे वो 20 साल पीछे के जमाने की हो। मैं भी एक बात कहूं, अगर बुरा ना मानो तो? हाँ बोलो ना। अंजलि और तुम्हारा कोई जोड़ नहीं, तुम काफी मॉडर्न आदमी हो, जबकि अंजलि कुछ ज्यादा ही सादी। वैसे मुझे बड़ी हैरानी हुई थी ये सोच के कि कनाडा से आए हुए इंसान को अंजलि जैसी लड़की पसंद आ गई। जिस वक्त शालिनी मुझसे सब कह रही थी, उस वक्त मुझे भी ऐसा लगा जैसे मैंने अंजलि से शादी के फैसले में कोई जल्दबाजी कर दी हो। अंजलि अच्छी इंसान थी, इसमें कोई शक नहीं था, पर वो जमाने से थोड़ा पीछे भी थी। इस बात का एहसास मुझे उस रात हुआ। इस वक्त अंजलि की बात छोड़ो, कुछ और बात करो। मैंने अंजलि के नाम से जी पर पड़ रहे आत्मग्लानि के बोझ को दबाने की कोशिश में कहा। क्या बात? मैं तुम्हें कैसा लगता हूं? सच कहूं? हाँ, सिर्फ वही सुनना है मुझे। जब मैंने तुम्हें बस स्टैंड पर पहली बार देखा था, मुझे तुम तब से ही बहुत ज्यादा पसंद हो, पर मैंने अपनी इस हसरत को दिल में ही मार दिया था, क्योंकि जो भी हो, अंजलि मेरी दोस्त है। उसके मुंह से अपने प्रति ऐसे विचार सुनकर मुझे भी खुशी सी हुई।
शालिनी, मैं तुमसे एक बार मिलना चाहता हूँ। पर अंजलि, उसकी बात ना करो, अपनी बताओ बस, तुम आओगी या नहीं? 2 मिनट की खामोशी के बाद, हाँ आऊंगी। और अगले 2-3 मिनट में मैंने जगह और वक्त सुनिश्चित किए और फिर एक दूसरे को अलविदा बोलकर सो गए।